नमस्ते दोस्तों, सरल हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी एक पुस्तक है आरोह कक्षा 12वीं हिंदी की, आरोह भाग 2 और एक वितान भाग 2। इन दो पुस्तकों में से मैं वितान भाग 2 पर चर्चा करने जा रहा हूँ। वितान भाग 2 के कुल 4 पाठ है। पहला पाठ जो है सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी का लिखा हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक पाठ से इस बार प्रश्न विस्तार से लिखने की बजाय केवल एमसीक्यू पूछे जाएंगे। 10 नंबर के एमसीक्यू केवल वितान से होंगे और इसी प्रकार ग्रामर के जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो 15 मार्क्स के अनसीन पैसेज भी एमसीक्यू का रूप ही होंगे। इसके अलावा आरोह भाग 2 से गद्यांश और पद्यांश आधारित जो प्रश्न होंगे वो भी एमसीक्यू जैसे ही होंगे। कुल मिलाकर 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे। इन एमसीक्यू में आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स डेफिनेटली ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपको 75 से 80 मार्क्स के लगभग अंक मिले, तो मैंने आज से जो सीरीज प्रारंभ की है, पहले मैं आरोप पर सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से एमसीक्यू आधारित वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और वितान के वीडियो हमारे एमसीक्यू आधारित रह गए थे। वितान के चारों पार्ट के वीडियो आपको एक के बाद एक मिलने वाले हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं वितान भाग 2 का पहला पार्ट, मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर वेडिंग। इसके कुल 75 एमसीक्यू पर बात करने से पहले शॉर्ट में इस कहानी को समझ लेते हैं। दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी वो लेखक है जिन्होंने बहुत पहले, जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, तो पहला जो एक धारावाहिक था हम लोग, उसके बाद बुनियाद और फिर मुंगेरी लाल की हसीन सपने की कथा और पटकथा लिखी थी। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार और महान लेखक मनोहर श्याम जोशी ने सिल्वर वेडिंग लिखा है। सिल्वर वेडिंग एक ऐसे व्यक्ति यशोधर बाबू के जीवन की कहानी है जो अपना आदर्श बचपन से ही कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद जिन्होंने उन्हें सहारा दिया, जिनका नाम था कृष्णानंद पांडे अर्थात किशनदा, किशनदा को वो अपना आदर्श मानते हैं। धीरे धीरे ये ऑफिशियल काम में प्रमोशन पाते हुए होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीट में ये एक पद पा जाते हैं जिसका नाम होता है सेक्शन ऑफिसर। होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरीट गोल मार्केट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। गोल मार्केट में ये अपने सरकारी आवास में रहते हैं और वहाँ से ये प्रतिदिन पैदल चलकर अपने सेक्रेटरीट के ऑफिस में आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पैदल चलकर क्यों आते हैं। स्कूटर की सवारी इन्हें पसंद नहीं, साइकिल चलाना इन्हें पसंद है, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो मानते हैं कि साइकिल चलाना तो चपरासी की कैटेगरी वालों का काम है। इसलिए ये बच्चों की आधुनिक ऐसी जो सोच है, उस सोच के चलते ये साइकिल नहीं चलाते हैं, स्कूटर चलाना पसंद नहीं, कार को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बजाय कार को अफोर्ड किए ये पैदल ही प्रतिदिन आते हैं, पैदल ही जाते हैं। ये इनका रोज का क्रम है। एक दिन ये अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, शाम के 5 बज गए हैं, दीवार घड़ी ने 5:30 दिखाई बजा रखे हैं और प्रतिदिन ऑफिस का जो समय है 5 बजे तक का है, लेकिन इनकी काम करने की आदत है, समय का ध्यान नहीं रहता, इसलिए प्रतिदिन कभी 10 मिनट, कभी 20-25 मिनट ये ऑफिस से लेट हो जाते हैं। लेकिन जो इनके अंडर में काम करने वाले हैं, जो इनके अधीनस्थ है, जो इनके मातहत लोग हैं, वो बेचारे इंतज़ार करते हैं कि जब तक बॉस नहीं जाए तो हम कैसे जाएं। ये एक बड़ी बात थी। तो इनके ऑफिस में डायरेक्ट असिस्टेंट ग्रेड पर चयनित होकर आया हुआ एक कर्मचारी जिसका नाम चड्ढा है। चड्ढा उसका सरनेम है, इस कहानी में उसका पूरा नाम नहीं बताया है, लेकिन कहते हैं कि चड्ढा नाम का जो नया छोकरा जिसने जो अभी अभी नियुक्त हुआ है, उसने उद्दंडतापूर्वक थोड़ी सी बदतमीजी सी करते हुए इनसे पूछा, अरे भाऊ,
5 बज गए हैं, आपकी चूनेदानी का क्या हाल है? वो चूनेदानी किसको बोलता है? वो चूनेदानी यशोधर बाबू ने अपनी कलाई में जो घड़ी पहनी है उसको बोलता है। और वो बोलता है कि ये आपकी चूनेदानी है, बहुत पुरानी हो गई है, अब तो आप जापानी डिजिटल घड़ी खरीद लो। इस तरह से वो मजाक करता है, लेकिन यशोधर बाबू एक आदर्शवादी व्यक्ति है, उनको ये सब मजाक पसंद नहीं है। फिर भी वो नहले पर धेला ना मारते हुए कहते हैं कि भाई अभी भी ये करेक्ट टू करेक्ट राइट टाइम चलती, यही क्या कम है। और वो फिर ऑफिस की जब बंद करके जाने की बात करते हैं तो अचानक उनके मुंह से निकल जाता है कि ये जो घड़ी है मुझे मेरी शादी में मिली थी। तो वो जो चड्ढा है वो पूछता है आपकी शादी कब हुई थी? वो बोलता है 6 फरवरी 1947 को हुई थी, है ना। उस दिन भी 6 फरवरी संयोग से रहती है, लेकिन 1972 की रहती है। वो हिसाब लगा के बताता है, अरे आज तो 25 वर्ष हो गए। तो आपका तो आज सिल्वर वेडिंग है बड़े बाबू, फटाफट नोट निकालो, पैसे दो हमें, जिससे कि हम क्या कर सकें, हम लड्डू मट्ठी और चाय पी सके। और काम नहीं चलेगा, सबको मालूम है कि 100-150 रुपये उनके पर्स में हमेशा पड़े रहते हैं। उस टाइम के 100-150 रुपये यानी आज के टाइम के 10-15 हज़ार रुपये। उस टाइम का 10 रुपया यानी समझ लो आज के टाइम का 100 रुपये से भी ज़्यादा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोलते हैं भाई मैं तो विश्वास करता नहीं हूँ सिल्वर वेडिंग में, ये तो गोरे साहब के चोंसले यानी जो आधुनिक ये पाश्चात्य संस्कृति वाले अंग्रेज लोग विलायती लोग हैं वो सब मनाते हैं। हमारी संस्कृति में सिल्वर वेडिंग मनाना उचित नहीं है, इसलिए आप लोग ये लो 10 रुपये, आप जो है चाय पानी करो। तो फिर जो चड्ढा नाम का वो लड़का है वो बोलता है अरे 10 रुपये से क्या होगा, कम से कम 30 रुपये देना पड़ेगा और आपको भी हमारे साथ चाय पानी लेना पड़ेगा। उन्होंने बहुत कहा, लेकिन इन्होंने फिर 10-10 के 2 नोट और निकाल के दे दिए कि आप लोग चाय पानी करो। मैं जो है जो कस्टम हमारे कल्चर में इंसिस्ट नहीं करता उसका हम पालन नहीं करते। इस प्रकार से ये चले जाते हैं अपने ऑफिस से। ऑफिस से जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, गोल मार्केट में जहाँ इनका घर है उस ओर चलते हैं। रास्ते में पहाड़गंज पड़ता है, रास्ते में बिरला मंदिर पड़ता है। तो यशोधर बाबू ने रोज ही अपने घर जाते समय बिरला मंदिर में जाना, वहाँ उद्यान में बैठना, प्रवचन सुनना, ये इनका प्रतिदिन का क्रम बना लिया है। अब ये गए वहाँ पर गीता पर प्रवचन सुन रहे थे, वहाँ जैसे ही जनार्दन शब्द आया तो इनको अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। और वहाँ कहने लगे कि सोचने लगे कि अरे जनार्दन जोशी जीजा जी की तबीयत खराब है, उनका आया था, अहमदाबाद में रहते, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। जाने के लिए अगर घर पे कुछ बात करूँगा तो बीवी और बच्चे जो है उनके विचार मेल नहीं खाते, वो पैसे ले जाने के लिए हेल्प करने के लिए मना करेंगे। यशोधर बाबू की इस पूरी कहानी में जब तक गोल मार्केट अपने घर तक पहुंचते हैं उस बीच लेखक ने बहुत सारे शब्द चित्र खींचे हैं। इनको अपने किशनदा की याद आ जाती है बीच में। किशनदा के बारे में लेखक बताता है कि उनका नाम कृष्णानंद पांडे था। वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके से गढ़वाल से आकर दिल्ली में सेक्रेटरीट में जॉब करते थे। उनके यहाँ अपने क्षेत्र के बहुत सारे कंवारे लड़के जिन्हें नौकरी की ज़रूरत थी वो आ जाया करते थे और काम पाते थे। उसी क्रम में यशोधर बाबू भी 10वीं की परीक्षा पास करके ही इनके पास आ गए। लेकिन इनके पास जब आए तो इनकी नौकरी में एक उम्र जो है 1 साल कम पड़ रही थी। तो क्या करते, तो इन्होंने अपने यहाँ जो मेस था इनके घर में, इनका जो 3 बेडरूम वाला क्वार्टर था, ये खुद कमारे थे और वहाँ इसी प्रकार से और 2-4-6 लोगों को रखा होगा। तो वहाँ इनको मेस के रसोइया का पद दे दिया, वो काम करवाया, साथ में कुछ पैसे दिए इनको 50-100 रुपये और बोले कि अपने घर भी पैसा भेजो और ये तुम्हारा वेतन है, तुमको मिल जाया करेगा, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तुम तक यहीं काम करो मेस के रसोइया का। तो मेस के रसोइया का काम करते करते उन्होंने ऑफिस के काम में इनको धीरे धीरे लगाया, ऑफिशियल काम में ट्रेन किया। और किशनदा जो अपने सिद्धांत के पक्के थे उनकी बहुत सारी बातें इन्होंने अपने जीवन में उतारी और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये अपने कार्यालय के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, सेक्शन ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उस पद तक पहुँचे। इसलिए किशनदा को अपने जीवन में आदर्श मानते हैं। और ऐसे ही
चिंतन का क्रम चलता रहता है पाठ में। तो उसमें एक ये बात आती है कि किशन-दा ने अपने रिटायरमेंट के होने के बाद 6 महीने तो सरकारी आवास में गुजार लिए, उसके बाद सरकारी आवास खाली करना पड़ा। तो कुछ वर्ष तक वो राजेंद्र नगर नाम की जगह में दिल्ली में किराए का मकान लेकर रहते थे। उसके बाद वो जो है अपने गांव चले गए, और गांव चले गए तो 1 वर्ष में ही गांव में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जो बिरादरी वाला जो व्यक्ति था, उसको जब इनको यशोधर बाबू को मिला, तो इन्होंने उससे पूछा कि भाई उनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो उसने बोला कि जो हुआ होगा, जो कुछ भी हुआ होगा उसी से उनकी मृत्यु हुई, यानी उसको बिल्कुल भी पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन सब बातों को सोच करके यशोधर बाबू सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने, जिसने कई लोगों को उपकृत किया, कई लोगों पर उपकार किया, उनके गांव के लोगों पर भी उपकार किया, और स्वयं ने विवाह नहीं किया, और जब अकेले रहने लगे तो दिल्ली में भी किसी ने पूछा नहीं उनसे कि भाई हम आपको सहारा दे दें, न गांव में उनसे किसी ने पूछा, और लास्ट में मृत्यु के बारे में भी लोगों को ये पता नहीं कि क्यों मर गए, जो हुआ होगा। तो ये एक बड़ी विडंबना थी। इस बात को सोच कर के यशोधर बाबू भी कई बार मन में चिंता करते थे, उन्हें कभी संतोष भी होता था कि चलो मैंने अपना आदर्श जो है किशन-दा कृष्णानंद पांडे, कम से कम मैंने उनका जो है अनुकरण करते हुए सब कुछ किया, लेकिन उनकी तरह कंवारा नहीं रहा, विवाह कर लिया। विवाह कर लिया तो यशोधर बाबू की जो पत्नी है, उसको लेकर ये दिल्ली आ गए, शासकीय आवास में रहने लगे। और इनके साथ साथ इनके जो ताऊ जी है, उनके 2 बेटे, यानी इनके कजिन ब्रदर लगते हो, दोनों उम्र में इनसे बड़े थे, तो ताऊ जी और उन 2 बेटों का परिवार भी इनके साथ रहने लगा। कमाते ये थे, सबको खिलाते ये थे, लेकिन वो जो 2 बड़े भाई थे, उनकी जो पत्नियां थी, वो इनकी पत्नी की जिठानी थी। तो जो जो प्रतिबंध इनकी ताई जी को होते थे घर में, सामाजिक रीति रिवाजों में, वो सारे प्रतिबंध इन पर, इनकी पत्नी पर थोप दिए जाते थे। इसलिए इनकी पत्नी कहीं ना कहीं इनसे नाराज रहती थी। वो मॉडर्न तो नहीं थी। अब इनके बच्चे बच्ची जो है, उनमें इनमें थोड़ा वैचारिक मतभेद होता है। वो आधुनिक है, मॉडर्न है, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने वाले हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, और ये एक आदर्श है भारतीय संस्कृति के आदर्श रूप में इनको कहानी में देखा जा सकता है। इस पाठ में बहुत सारी जो बातें आई, उसमें ये भी आया कि इनका एक सबसे बड़ा बेटा है, उस बड़े बेटे का नाम भूषण है। वो एक किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, विज्ञापन कंपनी में, और उसकी सैलरी करीब 1,500 रुपया महीना है, और बहुत सारे अदर पर्क्स भी है। तो ये कभी कभी सोचते हैं कि मैंने जीवन भर नौकरी की, लास्ट में अब जाकर मेरी सैलरी 1,500 रुपया महीना हुई है, और बच्चे को ज्वाइन करते ही 1,500 रुपया महीना मिल रहा है। ये एक बड़ी बात है। उनको ये चीज़ सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। यशोधर बाबू के अधिकांश वाक्य, उनके चिंतन के अधिकांश वाक्यों में एक वाक्य जरूर आता है प्रारंभ में ही, जिसका जो है वो वाक्यांश है सम हाउ इम्प्रॉपर। सम हाउ इम्प्रॉपर का मतलब ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि कुछ तो गलत है, पूरी तरह से इनको चीज़ें स्पष्ट नहीं होती या निर्णय की स्थिति में रहते हैं। ये भाव प्रकट होता है सम हाउ इम्प्रॉपर से, है ना। इनके बच्चे जब मॉडर्न तरीके से कपड़े पहनते हैं, बिना बाह का पत्नी ब्लाउज पहनती है, बेटी भी जो है इसी तरह से जीन्स और टॉप पहनती है, तो वो इनको सम हाउ इम्प्रॉपर लगता है। बहुत सारी बातें हैं जो इनको सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है। ये मतलब पूरी तरह से उसे स्वीकार नहीं करते, और वो अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। इसलिए ये सम हाउ इम्प्रॉपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्यांश है। इसके बारे में कई ऑब्जेक्टिव, कई स्थानों और प्रसंगों को लेकर के परीक्षा में आ सकते हैं। प्रत्येक, अब इनका जो बड़ा बेटा है वो भूषण है, उसके बाद दूसरे नंबर का जो बेटा है, वह बेटा जो है एलाइड सर्विसेज में सिलेक्ट होने के बाद भी नौकरी ज्वाइन नहीं करता है। पहली बार आईएएस देने के बाद दूसरी बार फिर आईएएस की तैयारी करता है,
तो इन्हें लगता है कि जब उसे एलाइड सर्विसेज में नौकरी मिल गई थी तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए थी। उसका ज्वाइन नहीं करना भी इन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। इस प्रकार से एक और इनका बेटा है, ये छोटा वो बेटा अब पढ़ा अमेरिका चला गया है। और इनकी जो एक और बेटी है वो बार बार जो है धमकी देती है कि मैं डॉक्टरी की उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली जाऊंगी, है ना। और इस प्रकार से वो इनकी बेटी भी जो है मॉडर्न है। अब घर में गवर्नमेंट आवास तो इनका है, शासकीय आवास इनका है, लेकिन चूंकि बेटा नौकरी करता है, सैलरी पाता है, इसलिए उस आवास में कहाँ क्या होगा ये वो खुद डिसाइड करता है। वो टीवी खरीद के लाएगा तो बोलेगा कि ये टीवी मैंने अपनी कमाई से खरीदी है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। कारपेट बिछाना, फ्रिज, कूलर, टीवी वगैरह सारी चीज़ें ले आना। और जब ये बोलते कि भाई तुम ये सब कमा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना भी अपने पिताजी से कभी पूछ भी नहीं सको, हमसे भी पूछ लिया करो कोई चीज़ की। तो बोलते अरे पापा जिस चीज़ की जानकारी आपको है नहीं तो आपसे क्या पूछे, और फिर मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आप कहे तो एक घर में हम नौकर भी रख लेते हैं। तो ये मन में सोचते हैं कि बच्चों में इतना भी नहीं है। लोग नियम तो ये कहता है कि अगर सैलरी वेतन पाता है तो पहली सैलरी तो वैसे ही लोग अपने घर में बड़ों को ला के देते हैं। चलो बैंक में सैलरी जमा हो रही है तो क्या जॉइंट अकाउंट नहीं खुला सकता था। उनके मन में ये चीज़ें लगती है और फिर वो अनिर्णय की स्थिति में होते हैं कि बच्चों का ये व्यवहार उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। इस प्रकार से ये इनके तीनों चारों बेटों की कहानी है शॉर्ट में। और इनकी पत्नी में और इनमें भी वैचारिक मतभेद है, क्योंकि पत्नी जब शुरू में संयुक्त परिवार में रहे तो इनकी पत्नी को बहुत कुछ पाबंदियों में रहना पड़ा, तो अब वो पाबंदियों में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। हालांकि वो दिल से आधुनिक नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों का पक्ष लेती है और उनकी तरफदारी करती है। तो ये इनकी कहानी है, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और ये फिर पहाड़गंज जाते हैं बिरला मंदिर से होते हुए प्रवचन सुनने के बाद। फिर ये पहाड़गंज से साग सब्जी वगैरह खरीदते हैं। इनका एक क्रम है, ये कहीं कहाँ से क्या खरीदते हैं ये भी बताया गया है। और इनके सारे काम इनको खुद करना पड़ते हैं, इनके बच्चे नहीं करते हैं। दाल वगैरह खरीद के लानी है तो ये सदर बाजार से खरीद के लाते हैं। दवाइयाँ लानी है तो ये CGHS की जो डिस्पेंसरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वालों की, वहाँ से लाते हैं, है ना। और साग सब्जी पहाड़गंज से लाते हैं। और इस प्रकार प्रतिदिन ये घर पहुंचते हैं शाम को करीब 8 बजे। 5, 5:30 बजे ये ऑफिस से निकलते हैं और 8, 8:30 बजे से पहले कभी भी ये अपने घर नहीं पहुंचते। और अपने घर जब पहुंचते हैं तो इस तरह के सब जगह से गुजरते हुए पहुंचते हैं। आज इनकी सिल्वर वेडिंग थी, इनके कार्यालय में इनको पता चल गया था, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी जन्मदिन का कोई लड्डू नहीं खाया, अपना कोई उत्सव नहीं मनाया, तो सिल्वर वेडिंग भी मनाने का प्रश्न नहीं था, है ना। और इन्हें पता भी नहीं था कि घर पे कोई सिल्वर वेडिंग मना सकता है मेरी। इसलिए ये अपना जो क्रम था उस हिसाब से 8 बजे पहुँचे। और 8 बजे जब पहुँचे तो ये दूर से ही देखते हैं कि अरे घर में तो सारे बहुत मेहमान आए हुए हैं, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। और कुछ कार वार रखी है और कार में कोई साहब बैठे हैं, उनको इनका बेटा विदाई दे रहा है, बाय बाय कर रहा है, थैंक यू बोल रहा है। और वो कार से बैठा हुआ आदमी बोल रहा है कि गिव माई रिगार्ड्स टू योर फादर, है ना, मेरे पिताजी को तुम्हारे पिताजी को मेरी ओर से शुभकामनाएं देना। तो ये थोड़ा ठिठक जाते हैं। पहले तो इनको विश्वास ही नहीं हुआ कि अपना घर है, क्योंकि इस तरह का उत्सव कभी कल्पना में नहीं था। जब बेटे को देखा तो लगा कि ये तो अपना ही घर में। फिर देखा कि इनकी वाइफ भी बाहर निकली, बेटी भी बाहर निकली, जो जीन्स और टॉप पहने हुई थी। और इनकी वाइफ ने बड़ी लाली लगाई हुई थी होठों पर और बालों में खिजाब लगाया हुआ था। स्मार्ट बनकर बिल्कुल हर तरह से जो है एक पार्टी जैसे होती है उस पार्टी का आयोजन करते हुए वो मेहमानों को विदा कर रहे थे। मैम साहब को ये महिलाएं विदा कर रही थी। तो इन्होंने देखा कि अब जब मैं वो कार वाले सब चले गए, कार वाले लोग, तब कुछ स्कूटर वगैरह कुछ एक आध वाहन होगा, तभी इन्होंने सोचा अब घर चलना चाहिए।
तो तब इन्होंने घर में एंट्री की, तो इनके बच्चों ने बोला, अरे क्या पापा, आज आपकी सिल्वर वेडिंग है और आप इतना लेट आ रहे हो। तो बोले, अरे मुझे क्या पता भाई सिल्वर वेडिंग, और हमने तो कोई मनाई नहीं। फिर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक चंद्रदत्त तिवारी नाम का इनका एक रिश्तेदार है। ठीक है, तो वो जो चंद्रदत्त तिवारी नाम का रिश्तेदार है वो इनकी बहन का लड़का है। वो ये जब पूछते सिल्वर वेडिंग कब से मनने लगी, तो चंद्रदत्त तिवारी बोलता है, जब से आपका बेटा अच्छे पैसे कमाने लगा तब से जो है ये सिल्वर वेडिंग मनने लगी है। और इस प्रकार की बातें होती है। फिर उनको पता चलता है इनकी जो पत्नी है उनके चचेरे भाई ने और इनके बड़े बेटे को बात की, तो उन्होंने प्लान बनाया कि आज सिल्वर वेडिंग बनाना है, मैं भी अपने बॉस को बुला लूँगा। ऐसा जब इनके बेटे ने कहा तो सिल्वर वेडिंग की तैयारियाँ हुई। घर के अंदर देखते हैं कि अरे बहुत सारे जो पैकेट रखे हुए थे उपहारों के, तो उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो केक वेक काटने के लिए इनको कहा गया, तो इन्होंने बोला नहीं, केक में अंडा पड़ता है इसलिए मैं नहीं काटूंगा। तो बोले लड्डू खा लो, बोले लड्डू भी नहीं खाऊंगा। केक वेक जरूर इन्होंने काट दिया लेकिन खाया नहीं। और बोले अरे मुझे संध्या पूजा करना है, आप लोग गो अहिट, आप लोग अपना ये नाश्ता पानी सब कीजिए और कोई फॉर्मेलिटी नहीं कीजिए, मैं मेरा संध्या वंदन करता हूँ। संध्या वंदन करने लगे तो इनको किशन दा कृष्णानंद पांडे इनके ध्यान में आ गए, उनसे इनकी बातचीत होने लगी, है ना। तो वो पता चला है कृष्णानंद पांडे जी बोल रहे हैं कि देखना आज ये भूषण तुम्हारा बेटा बहुत इतरा रहा है, बहुत उत्साह में है, एक दिन ये भी तुम्हारी तरह अकेला हो जाएगा, जैसे मैं अकेला था, जैसे तुम परिवार में रहते हुए भी वैचारिक दृष्टि से अकेले हो, है ना। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति एक बार जीवन में अपना अकेलापन महसूस करता है। इस तरह की बातें चलती रहती कृष्णानंद पांडे से। तभी इनका ध्यान टूटता है इनकी पत्नी के अंदर आने की वजह से कि अरे भाई हो गई तुम्हारी संध्या पूजा, आप तो बाहर आओ। तो बोले अरे सब मेहमान चले गए क्या, बोले नहीं दो चार खास मेहमान हैं। और कोई बात नहीं, तो ये लाल गमछा जो पहने हुए पूजा कर रहे थे उसी में ये ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। इनकी बेटी बोलती है अरे पापा इसका ये मतलब क्या है यार, सब मेहमान चले गए, आप गमछा वमछा में डायरेक्ट आ गए, थोड़ा तो लिहाज किया करा कीजिए। तो भाई इस तरह से बहुत सारी पाबंदियां इनके बच्चे इन पर लगाते और ये ठहरे अलग टाइप के व्यक्ति। फिर बोलते हैं, चलो ये बोलते हैं कि अरे इतने सारे पैकेट किसके पड़े, कौन अपना सामान भूल गया है। बोले सामान नहीं, ये आपके लिए प्रेजेंट है। अरे प्रेजेंट वेजेंट क्या होता है। बोले अरे पापा खोलो तो सही, ये सबसे बड़ा वाला जो पैकेट है इसको खोलो, देखो इसमें क्या है, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो पैकेट खोलते हैं तो उसमें पता चलता है कि गाउन है, ड्रेसिंग गाउन है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। और वो बोलता है कि अरे पापा आप रोज़ सुबह दूध लेने जाते हो ना, ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहन के जाइएगा, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। अब वो इनकी बेटी जो है तुरंत कुर्ता पाजामा ले आती है, उसके ऊपर ये ड्रेसिंग गाउन पहन लेते हैं और बढ़िया लगते हैं, सब इनकी प्रशंसा करते हैं। हल्के से इनकी आँखें भर आती है, आँखों में नमी आ जाती है। वहाँ लेखक कहता है कि वो नमी किस बात की थी, कहीं शायद इस बात की तो नहीं कि बेटा ये नहीं कह सकता था कि पापा आप गाउन पहन करके रोज़ सुबह सैर करने जाया करना, दूध में ले आया करूँगा। तो जो इनके एक्सपेक्टेशन रहते हैं नई पीढ़ी से, वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। ये एक तरफ अपने बच्चों की उन्नति से, उपलब्धियों से खुश भी है, लेकिन उनके आचरण और व्यवहार से कहीं ना कहीं इन्हें अनिर्णय की स्थिति होती है, कुछ ठीक नहीं लगता। अपने घर के गरीब रिश्तेदार जो होते हैं उनकी ये मदद करना चाहते हैं, इनके बच्चों को वो भी ठीक नहीं लगता। इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो इस पाठ में उठाई गई है। ये दो जुमले जो हैं इस पाठ के, पहला जुमला एक है जो हुआ होगा, वो बार बार चर्चा में आता है, और दूसरा समहाउ इम्प्रॉपर। जो हुआ होगा का मतलब है अरे जो हुआ होगा वो हुआ होगा, मतलब जैसा है वैसा है, यथा स्थितिवाद। ये भाव इस जो हुआ होगा में छुपा हुआ है, और अनिर्णय की स्थिति और अनुचितता की स्थिति इनका एक और जो जुमला है उसमें छुपी हुई है।
अब मैंने दोस्तों करीब 75 ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू बनाए हैं। वो बहुत शॉर्ट में मैं आपको कुछ चर्चा करता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ कि एक जैसा उत्तर कई प्रश्नों का हो सकता है और कई प्रश्नों के उत्तर एक दूसरे से के जो उत्तर से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आप देखिए कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए। और मैं पीडीएफ जो है इसका आपको इसी वीडियो में मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वो सारा पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ पर भी एक केवल एमसीक्यू पर एक और वीडियो बना दूंगा। तो मैं आपको कुछ प्रश्न, जैसे ये पाठ के प्रारंभ में ही यशोधर बाबू है, उसका जो नाम है उसका किस अन्य नाम का उल्लेख किया गया है इनके शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका आंसर होगा वाई डी पंत। यशोधर बाबू के लिए स्टार्टिंग में वाई डी पंत नाम का उल्लेख किया गया है। ये अपने कार्यालय में किस पद पर कार्यरत थे, तो ये सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। ये आना चाहिए। जो सही उत्तर है मैं बता रहा हूँ, बाकी के एमसीक्यू में अदर ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना है। देखिए, ये यशोधर बाबू अपनी घड़ी को रोजाना सुबह शाम किससे मिलाते थे? ये रेडियो के समाचारों से अपने घड़ी का टाइम मिलाते थे। इसके बाद इन्होंने जब वो काम करते हुए कार्यालय का जब समय समाप्त हो गया तो अपनी फाइल कहाँ डाली? तो इन्होंने आउट ट्रे में डाली। जो काम कंप्लीट हो जाता है उसको आउट ट्रे में डाला जाता है। एक ट्रे होती थी पहले, ऑफिस में भी होती होगी। और जो काम करना होता है, वो जिन पे काम नहीं होता है जिन लेटर्स पे, उनको इन ट्रे में डालते हैं। तो ये जो किशनदा थे, इनका पूरा नाम क्या था? इस पे एक एमसीक्यू बनता है। कृष्णानंद पांडे था। समहाउ इम्प्रॉपर, ये कौन से पात्र का प्रिय वाक्यांश है? तो ये यशोधर बाबू का प्रिय वाक्यांश है। यशोधर बाबू के कार्यालय में चड्डा जो है नया छोकरा, उसकी कौन से ग्रेड में एंट्री हुई थी? तो असिस्टेंट ग्रेड में उसकी नियुक्ति हुई थी। यशोधर बाबू की घड़ी को नए छोकरे ने क्या कहा? चूनेदानी नाम दिया। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी? ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यशोधर बाबू की मम्मी, इनकी माँ बचपन में ही मर गई थी, तो ये अपनी बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे और अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल से इन्होंने जो है कक्षा 10वीं यानी उस पुराने ज़माने की मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। और उसके बाद ये कृष्णानंद पांडे ने किशनदा के पास आ गए थे। तो यशोधर बाबू जिस घड़ी को अपनी कलाई पे बांध के आते थे, वो इनको कहाँ से मिलेंगी? शादी में मिली। ये इसका उत्तर है। यशोधर बाबू का विवाह की स्थिति को हुआ? तो 6 फरवरी 1947। ठीक है। यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग की स्थिति की थी? 25 साल जोड़ लो, 6 फरवरी 1972। यशोधर बाबू ने चड्डा को वेडिंग एनिवर्सरी मनाना किसके चौंचले का? गोरे साहब के चौंचले का। कि वेडिंग एनिवर्सरी तो गोरे साहब के चौंचले, ये बात इन्होंने चड्डा से कही। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है। यशोधर बाबू की जो सिल्वर वेडिंग है, उस पर चड्डा ने क्या खिलाने की मांग की? ध्यान रखना है, मट्ठी, चाय और लड्डू, ये 3 चीज़ उसने खिलाने की मांग रखी। ये वो कौन से कार्यालय में नौकरी करते थे? तो ये होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरीएट है उसमें ये नौकरी करते थे। यशोधर बाबू किस क्षेत्र में अपने शासकीय आवास में रहते थे? तो यशोधर बाबू जो है गोल मार्केट क्षेत्र में अपने शासकीय आवास में रहते थे। आजकल वहाँ दिल्ली का कनॉट प्लेस वगैरह है। यशोधर बाबू के बच्चों को अपने पिता की साइकिल सवारी करना किसके समान लगता था? है ना, उन्हें चपरासी की तरह लगता था। चपरासी के समान उन्हें लगता था कि पिताजी साइकिल चलाएंगे तो ऐसे लगेंगे। यशोधर बाबू अपने दफ्तर से लौटते हुए रोज प्रवचन सुनने कहाँ जाते थे? बिरला मंदिर जाते थे। दफ्तर से लौटते समय यशोधर बाबू रोज कहाँ से सब्जी खरीदते थे? पहाड़गंज से खरीदते थे। कितने बजे से पहले वो घर नहीं पहुँचते थे? क्वेश्चन आए तो बोलेंगे 8 बजे से पहले नहीं पहुँचते थे। किशनदा का क्वार्टर किस प्रकार का था? इसमें आए किशनदा का क्वार्टर 3 बेडरूम वाला था। यशोधर बाबू को किस एरिया की बदलती शक्ल देखकर बुरा लगता है? वहाँ एक आया डिज एरिया, DIZ एरिया, DIZ, ठीक है ना। और ये वो एरिया है जिसकी शक्ल देख करके इन्हें बुरा लगता है, जहाँ पर जो पुराने आवास गवर्नमेंट क्वार्टर को तोड़ करके बड़ी मल्टियाँ बिल्डिंगें बनाई जा रही थी उस समय में। यशोधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो भूषण था। यशोधर बाबू के बड़े बेटे का वेतन कितना था? तो 1500 रुपये, 1500 रुपये था। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के कौन से बेटे को दूसरी बार IAS देने की तैयारी करता था? तो वो दूसरा बेटा था। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके कहाँ चला गया? वो अमेरिका चला गया।
वो बेटी किस लिए अमेरिका जाने की धमकी दे रही थी? डॉक्टरी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनकी बेटी अमेरिका जाने के लिए धमकी दे रही थी। इनका जो दूसरा बेटा है वो पिछले साल कौन सी सूची में उसका नाम चयन हो गया था? तो एलाइड सर्विसेज की सूची में। यह एक प्रश्न है। यशोधर बाबू को अपने बच्चों द्वारा किसकी उपेक्षा ठीक नहीं लगती? इनके जो गरीब रिश्तेदार है उनकी उपेक्षा करना यशो बाबू को ठीक नहीं लगता। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, यशोधर बाबू खुद और अपने बच्चों के बीच वैचारिक जो मतभेद थे वो उस जीवन शैली का कारण क्या मानते थे? वो एक्चुअल में पाश्चात्य संस्कृति है इसको मानते थे। और यशोधर बाबू किस प्रकार की खुशहाली को ठीक नहीं मानते थे? वो कहते हैं 20वें चैप्टर में कि ऐसी खुशहाली किस काम की जो अपनों में परायापन पैदा करे, उसको ये ठीक नहीं मानते थे। किशनदा दिल्ली के किस क्षेत्र में कुछ वर्ष किराए का मकान लेकर रहे? राजेंद्र नगर क्षेत्र में। ये उत्तर है इसका। रिटायरमेंट के बाद किशनदा कितने दिनों शासकीय होगा आवास में रह सके? 6 महीना। कोई भी इंसान रिटायरमेंट के बाद 6 महीने तक गवर्नमेंट क्वार्टर में रह सकता है, उसके बाद उसको खाली करना ही पड़ता है। गांव लौटने के कितने समय बाद किशनदा की मृत्यु हो गई? तो आंसर है 1 वर्ष के बाद। और किशनदा के बिरादर ने यशोधर बाबू की मृत्यु का कारण क्या बताया? जो हुआ होगा। ये आंसर है इसका। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। सिल्वर वेडिंग में ये कहानी में ये उक्ति किसकी है? ये किशनदा की उक्ति है। किशनदा ऐसा कहा करते थे, इसलिए उन्होंने कभी मकान नहीं खरीदा। और सिल्वर वेडिंग कहानी में एक वाक्यांश है, अस्सी का फूल। बिरला मंदिर में जब वे जाते थे तो अस्सी का फूल अपनी चोटी में खोस लेते थे। तो इसका अर्थ क्या है? वहीं इस चैप्टर में ही दिया हुआ है कि ईश्वर के चरणों में जो फूल रहता है उसे हम आशीर्वाद का फूल की तरह उठा लेते हैं। उस फूल को बोला जाता है अस्सी का फूल। ये आप ध्यान रखिए, ये प्रश्न इस पर आ सकता है ना। एक सेब वर्ड आया है, उस सेब का क्या मतलब है? सेब का मतलब है साहब। यशोधर बाबू किसकी तरह रोज मंदिर जाने और संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर किताब पढ़ने लगे? ये किशनदा की तरह, ये वर्ड है। बहुत सारे यशोधर बाबू से रिलेटेड जो प्रश्न है उनका आंसर किशनदा होगा, और किशनदा से रिलेटेड में कुछ में यशोधर बाबू होगा। तो गीता प्रवचन सुनते समय यशोधर बाबू ने जब जनार्दन शब्द सुना, किसकी याद आ गई? तो इनके जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। ये इसका आंसर होगा, है ना। और यशोधर बाबू अपने जीजाजी का हाल पूछने के लिए कहाँ जाने की सोचने लगे? अहमदाबाद जाने की सोचने लगे। बचपन में इनकी माँ के मर जाने के बाद यशोधर बाबू गांव छोड़कर किसके पास गए? कहाँ गए? तो अपनी माँ के मर जाने के बाद ये अपना गांव छोड़कर अपनी बुआ के पास अल्मोड़ा गए, है ना। वहीं से इन्होंने रेमजे स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। किशनदा का मानस पुत्र कौन था? मानस पुत्र यानी जिसको बेटे के समान मान लिया जाए। किशनदा ने किसको माना था? यशोधर बाबू को माना था, ठीक है। और कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहना, सिर पे गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए, हाथ में छड़ी लिए हुए कहानी का कौन सा पात्र रहता था? तो इसका आंसर हुआ किशनदा। सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार यशोधर बाबू में कौन सी डिस्पेंसरी से दवा लाते थे? सीजीएचएस डिस्पेंसरी लाते थे। कौन से मार्केट से दालें खरीद के लाते थे? तो सदर बाजार से लाते थे। साग सब्जी कौन से मार्केट से लाते थे? तो पहाड़गंज से लाते थे। इन पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस कब जुटाया? तब जुटाया जब कार वाले लोग चले गए। सिल्वर वेडिंग कहानी में चंद्रदत्त तिवारी नाम का